नमस्कार। दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बाद अब 150 बॉलीवुड के सितारे एनसीबी के रेडार पर, मतलब सितारे जमीन पर, और करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर क्षितिज तक भी पहुंच चुकी है ड्रग लिंक की आंच, और एनसीबी करेगी संपूर्ण जांच। इसलिए आज हमारा बड़ा मुद्दा है बॉलीवुड नशेड़ी गैंग, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीबी जो स्वच्छ बॉलीवुड अभियान कर रही है तो उस पर खामोश क्यों है पूरा बॉलीवुड का खानदान। समझिए, ड्रग्स की पूरी एबीसीडी हमने आपको बता दी है। अनुज केशवानी ड्रग पेडलर से लेकर बासित परिहार, और अब आपके सामने कर्मजीत जैसे पेडलर भी सामने आ चुके हैं। डी से दीपिका पाडुकोण है जो कल हाजिर होगी एनसीबी के सामने। तो जे से जया शाह है, कौन की वो कर्मचारी है जो अपने कबूलनामे में बहुत सारी बातें बता चुकी है, चैट्स जिसके सामने आए। पर इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत अहम शख्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनका नाम जी से शुरू होता है। पर मैं आपको आगे की पटकथा सुनाते रहता हूं। बस कुछ ही देर में ये जी लिंक भी जुड़ने वाली है मेरे साथ। पर केफ और करण जौहर के बारे में भी समझ लीजिए। करण जौहर और क्षितिज, करिश्मा प्रकाश, कौन, ये के से कई सारे किरदार है जिनको लेकर अब एनसीबी एक तरीके से अपनी पूरे शिकंजे को कस रही है। वो सवाल जवाब करना चाहती है। कौन मैनेजमेंट को लेकर भी अब कई सारे सवाल, और मैं एम पर पहुंच चुका हूं क्योंकि मेरे साथ एम से बहुत बड़े लोग आने वाले हैं। पर जी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे जी, आप लाइव हैं, मुझे जवाब चाहिए। एम से मुझे जवाब चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे जी, आपको आजकल बिहार के रॉबिन हुड भी कहा जा रहा है। पर गुप्तेश्वर पांडे जी, पहला सवाल, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो पहला सवाल मेरा जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे मेरे साथ अब बस एक ही मिनट के अंदर लाइव होने वाले हैं और लाइव जुड़ने वाले हैं। उनसे कई सारे सवाल हम पूछेंगे। क्यों उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट, क्यों उन्होंने वीआरएस ली, और आगे का रोड मैप क्या है। गुप्तेश्वर पांडे आज की तारीख में बिहार के रॉबिनहुड कहे जा रहे हैं। उनको ये उपाधि मिली है सोशल मीडिया से और मीडिया से कि किस तरीके से उन्होंने सुशांत मामले में न्याय की लड़ाई लड़ी, और अब उन्होंने अचानक से जो इस्तीफा दे दिया पुलिस से। अब आगे का प्लान क्या है गुप्तेश्वर पांडे का। और इसी बीच गुप्तेश्वर पांडे पर जो लगातार हमले बोले जा रहे हैं, राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सारी चीजें बोली जा रही हैं, तो उन तमाम सवालों का जवाब भी हम लेंगे। गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव होंगे। उस बीच में मैं आपको एक बड़ी खबर पहले बता दूं, दीपिका से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को जो अभी अभी मेरे पास आ रही है। दीपिका की जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कल होगी दीपिका पाडुकोण से पूछताछ। एनसीबी करेगी दीपिका से ड्रग्स चैट पर पूछताछ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपिका गोवा से मुंबई पहुंचने जा रही है चार्टर प्लेन से, और दीपिका और क्वान के अधिकारी साथ में थे। गोवा में जो फिल्म शूटिंग कर रही थी उसके बाद दीपिका मुंबई पहुंच रही है। पर मुझे बताया जा रहा है कि जी, गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे जवाब चाहिए। मैं सबसे पहला सवाल मैं आपको आपके परिचय के बारे में पूछना चाहता हूं। गुप्तेश्वर पांडे, क्या मैं आपको पूर्व डीजीपी बिहार कहूं या आपको फ्यूचर होम मिनिस्टर ऑफ बिहार कहूं? अरे आपके दिल में जो आए वो कह सकते हैं। आप कहने के लिए कुछ भी स्वतंत्र हैं। मेरी औकात यही है कि झोरा बोरा लेकर के गांव आया था। गेरुआ बांध गांव है बक्सर जिले से, और वही झोरा बोरा लेकर के बक्सर जा रहा हूं। मैं आम इंसान हूं। अब मैं सिर्फ गुप्तेश्वर पांडे हूं। पर सब अब कहने के लिए तो आप हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी कर सकते हैं। वो कहने के लिए तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपके मुंह में घी शक्कर। गुप्तेश्वर जी, पर कहा जा रहा है कि बिहार के रॉबिनहुड पांडे, इन्होंने इस्तीफा जल्दी क्यों दिया, वीआरएस क्यों ले लिया। आप सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक तरीके से मुख्य वॉरियर के रूप में आगे आए थे। सवाल यह पूछा जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में कि रॉबिनहुड पांडे, बिहार के रॉबिनहुड को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। समझाइए पहले, उसके बाद मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं उससे जुड़े हुए। आप लोगों ने दिलवा दिया भाई। मीडिया के लोगों ने, ट्रोल करने वाले लोगों ने, विरोधियों ने इतने विवाद खड़े कर दिए।
रोज कि अब इस्तीफा दे देंगे, अब चुनाव लड़ जाएंगे, अब इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, अब उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। हजारों फोन सोशल मीडिया पर, हजारों फेक समाचार, हजारों फेक पोस्ट। एक ने तो 1 महीने पहले चला दिया कि इस्तीफा दे दिया, और बाद में मैंने पूछा तो उसको उस पर से हटाया। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि भाई ये किस तरह की पत्रकारिता है। तो हजारों पोस्ट चल रहे हैं बिहार में, तो कम से कम सोशल मीडिया पर आज दे दिए, कल दे दिए, इधर चुनाव लड़ेंगे, उधर चुनाव लड़ेंगे। कोई कहता है बेगूसराय से लड़ेंगे, कोई कहता है बक्सर से लड़ेंगे, कोई कहता है वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे, कोई सीतामढ़ी से लड़ेंगे। इतना ही नहीं, अब देखिए इसका पब्लिक परसेप्शन क्या हुआ है कि आज देखिए आंदोलन शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर में लोग हल्ला कर रहे हैं, आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। सीतामढ़ी में कल जुलूस निकला, यहाँ से चुनाव लड़िए। शिवहर से लोग डिमांड कर रहे हैं, आप ये कह रहे दबाव में इस्तीफा दिया। बक्सर के लोग हमारे यहाँ आए थे। सुनिए, तो सवाल का जवाब यही है कि इतना विवादित आदमी, इतना पॉलिटिकाइजेशन जिसका राजनीतिकरण जिस डीजीपी का कर दीजिएगा, तो चुनाव आयोग है, कल आचार संहिता लगने वाली है, तो चुनाव आयोग कहेगा भाई आप इतने राजनीतिकरण आपका हो गया है कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव कराएंगे नहीं, आप हटिए, हम दूसरे को ले आते हैं। तो अगर कल को चुनाव आयोग हमको हटा देता तो ये मेरा कितना बड़ा अपमान होता। तो 33 साल मैंने नौकरी की है निष्पक्षता के साथ, और निष्पक्षता के साथ किसी दल के किसी भी राजनेता ने, किसी स्तर के राजनेता ने मेरी निष्पक्षता पर तो सवाल नहीं उठाया। 37-34 साल में जितने विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव हुए मैंने कराया है, किसी कैपेसिटी में, एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में। और अंत में दाग लगा लूं कि ये लोग शिकायत कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि हम इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं, उस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और चुनाव आयोग मजबूरी में आकर कह दे कि हट जाइए। मुझे दंडित नहीं करेगा, कोई इसका साक्ष्य सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है। चुनाव कहेगा कि बहुत विवाद में है, बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो आप थोड़ा दिन के लिए हट जाइए, चुनाव बाद फिर आप डीजीपी बन जाइएगा। ये मेरे लिए कितना अपमान का विषय, मैंने आपके लिए अपमान का विषय होता, तो सवाल इसी से है ना। राइट टाइम है कि चुनाव के लास्ट में, अंतिम सर्विस के कैरियर में बेइज्जत होने से बढ़िया है कि हम इस्तीफा दे दें। तो मेरा सवाल ले लीजिए ना सर, नौकरी, ताकि कोई आए कि चुनाव कराए, बात खत्म हो गई। सर जो आप बात कह रहे हैं ना, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे पर दबाव था। क्या दबाव डाला गया आप पर इस्तीफा देने के लिए? दबाव आप लोगों ने डाला, मीडिया के लोगों ने डाला, हमारे जो आलोचक हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमसे डरते हैं, जो हमसे थ्रेटन फेल करते हैं, कौन? जो भी लोग, आप देखिए मीडिया पर किस तरह से ट्रोल करते हैं लोग। सर तो आप तो स्वतंत्र नागरिक है, खुलकर बोलिए सर, आप गुप्त तरीके से नहीं बोलते, डरते हैं। स्वतंत्र नागरिक है सर, आज खुल के बोलिए। कौन है वो लोग जो आपको प्रताड़ित कर रहे थे? बोलिए सर। मीडिया में तो आपका नहीं, कोई मुंबई से बयान दे देता है कि गृह मंत्री होंगे, जैसे आपने कहा कि मैं किस रूप में आपका स्वागत करूं, पूर्व डीजीपी या बिहार के नए होने वाले गृह मंत्री के रूप में। तो आपने जो कहा, तो इस तरह का परसेप्शन अगर बनाइएगा पब्लिक में, क्या संदेश जाएगा? चुनाव आयोग क्या सोचेगा? अच्छा, क्या सोचेगा चुनाव आयोग? मुंबई की बात कंधे पर, भारत के निर्वाचन आयोग के कंधे पर है निष्पक्ष मतदान कराना, और किसी पद पर बैठे हुए आदमी का इस तरह से राजनीतिकरण कर दिया जाएगा कि आने वाले बिहार के भावी गृह मंत्री हैं, तो उसकी निष्पक्षता तो थोड़ी संदेह के घेरे में आ जाएगी। फिर वो चुनाव क्या कराएगा? उस पर उसके विरोधी, जो सरकार की विरोधी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो तो उसकी निष्ठा खत्म, उसका भरोसा खत्म। अच्छा, मुंबई का आपने जिक्र किया, तो फिर ये 33 साल तक नहीं हुआ, तो चुनाव सर्विस के अंतिम कैरियर में ये मैं क्यों होने दूंगा? मैं आपकी बात से इसलिए मैंने कहा कोई आए दूसरा कराए चुनाव, मैं छोड़कर चला। पर गुप्तेश्वर जी, आपने मुंबई का जिक्र किया। मुंबई के 2 सांसदों ने आप पर हमला बोला है, एक है संजय राउत, दूसरी है प्रियंका चतुर्वेदी। वो खुलेआम ये तंज कस रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने एक राजनीतिक मोहरे की तरह काम किया सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और अब जो है उन्हें एक तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। उनको बोल दिया गया कि रिजाइन कर लीजिए, अब पॉलिटिक्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये आरोप एक तरीके से शिवसेना, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग लगा रहे हैं वहां से। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं पहले तो जिन 2 लोगों का नाम आपने लिया, मैं दोनों को आदर के साथ प्रणाम करता हूं। बड़ा सम्मान है, संवैधानिक पदों पर हैं, और वो महिला है, नारी है, तो नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, वह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के छनके। वो शक्ति के रूप हैं, उनका सम्मान है, बहुत ही अभिनंदन है, मैं प्रणाम करता हूं। और भाई संजय राउत जी को
मैं तो डीजीपी था तो नहीं बोल पाता था, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, बहुत सलीके से अपना पक्ष रखते हैं, बड़े कन्विंसिंग ढंग से हमले भी करते हैं। लेकिन संजय भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैंने 34 साल 33 साल हमने अपनी सर्विस के जीवन में काटे हैं। कभी भी किसी भी राजनेता ने, किसी भी दल का क्यों ना हो, और बहुत सेंसिटिव प्लेस है आदरणीय संजय राउत जी, बिहार बहुत पॉलिटिकली जागरूक प्लेस है, बहुत ही संवेदनशील हैं यहाँ के लोग, एक एक आदमी को छेद करके देख लेते हैं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति, किसी कार्यकर्ता ने किसी भी चुनाव में मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाया है। और मुझे क्या इनाम मिलेगा? इसका इनाम है पॉलिटिकली एडजस्ट, मुझे कहीं विधायक बन जाने, इसको आप समझते इनाम है? ये झोरा बोरा लेकर के बक्सर से मैं आया था और झोरा बोरा लेकर के बक्सर जा रहा हूं, और मैं बक्सर में इंडिपेंडेंट जाकर के जनता से हाथ जोड़ करके बोल दूं कि मुझे 100 के मुझे विधानसभा भेज दीजिए, तो जनता मुझे भेज देगी। आप आकर के सर्वे कीजिए, लोगों से मिलिए, मेरे घर में ठहरिए, मेरे साथ चलिए, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको सम्मान, चल करके देखिए। विधायक बनने के लिए गुप्तेश्वर पांडे को कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार के 25 विधानसभा ऐसे हैं जहां जाकर के नॉमिनेशन करके विधायक हो जाता हूं। तमन्ना मैंने है सर, क्या तमन्ना किया कि आप इतने परेशान हैं? गुप्तेश्वर जी, इतने हमलावर हैं, क्या किया? मैं विधायक प्रणाम बनने की करता तमन्ना हूं है। आदरणीय संजय राउत जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गलती किया कि एफआईआर कर दिया। एफआईआर, बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर कर दिया। क्या कर रही थी मुंबई पुलिस एडीआर करके? वहां पर जांच हो रहा था कि मजाक हो रहा था? उसका बूढ़ा बेपाब लाचार बीमार 74 साल का बाप जब आता है, कहता है कि मेरे बेटे की हत्या के पीछे ये लोग हैं, एफआईआर कीजिए, उसमें मनी ट्रेल है, उसमें प्रॉपर्टी का एम्बेजलमेंट है, उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मैं एफआईआर कर देता हूं। तो पाप कर दिया, गलत कर दिया, गैर कानूनी काम किया। इन्वेस्टिगेशन की टीम मुंबई दौड़ा दी तो मैंने पाप कर दिया, गलत किया, गैर कानूनी काम किया। आपने हमारे अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया, वो कोई कानूनी काम था? बोलिए, मैंने प्रस्ताव दे दिया बिहार सरकार को कि सीबीआई को भेजिए, क्योंकि ये हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। तो ये मैंने कोई गलत काम कर दिया? इस पर क्या बहस करेंगे आप? मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। उचित बात उचित समय पर उचित तरीके से करनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था। गुप्तेश्वर जी, मैं पॉलिटिक्स पर उससे पहले हमने जो किया, यही 3 काम किया। एफआईआर किया, टीम भेजा, केस को सीबीआई को रिफर किया, तीनों एक्शन को जायज ठहराया। और क्या किया? और हमारे अफसर को जब क्वारंटीन करके बेइज्जत किया जाने लगा, और मैं बात करना चाहता हूं वहां के डीजीपी से, वो बात नहीं कर रहे हैं, एसएमएस कर रहा हूं, एसएमएस नहीं ले रहे हैं। मैं गृह सचिव से बोलता हूं, आप अपने काउंटर पार्ट से बात करो। मेरे अपर मुख्य सचिव किसको एसएमएस किया था सर? आपने किसको एसएमएस किया था जिसका जवाब नहीं आया? एसएमएस का जवाब नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या करता? मैं वोलेटाइल हो गया, मैं एग्रेसिव हो गया, मैं इमोशनल आदमी हूं, और इसके बाद में खुलेआम में हमलावर हो गया। मैं बोलने लगा और पूरे देश में एक जनमत बनता गया, मीडिया के साथ लोग होते गए। गुप्तेश्वर जी, जनता देश के साथ होती गई जी, और उसी का परिणाम हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में आप ले गए गुप्तेश्वर जी, और सुप्रीम कोर्ट में गया, मेरे सारे स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया जी। और आप कहते हैं कि सुशांत का मामला इसलिए किए थे कि इनको पॉलिटिकली एडजस्ट करना था। नहीं, आप ये आरोप नहीं जानते, आप ये मेरा कहना नहीं है, ये आरोप है। पर गुप्तेश्वर ये बहुत छोटी चीज है। हाँ, गुप्तेश्वर जी, मेरा सवाल सुनिए ना। मैं आज जब संजय भाई आपके को सामने जवाब दे बैठा रहा हूं, हूं, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, संजय भाई को जवाब दे रहा हूं। मुझे क्या कोई पॉलिटिकली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ये आरोप लग रहे हैं आप पर, और आपको आरोपों का सफाई देने के लिए मैंने आपको खास इस शो पर बुलाया है। मेरा सवाल आज ये है कि आपको देखकर लग रहा है कि बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं। भाई साहब, यही बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि सुशांत के केस से मेरे बीआरएस को मत जोड़िए। मेरे को इतना आप लोगों ने विवादित बना दिया कि मैं चुनाव आयोग द्वारा अपमानित होकर हटने के पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने हट जाना उचित समझा। ठीक है गुप्तेश्वर जी, ये बताइए, आज गुप्तेश्वर पांडे बड़ा इमोशनली हर्ट साउंड कर रहे हैं। बड़ा मतलब, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, लगातार ऐसा लग रहा है कि एक पिता, एक ठेस पहुंचा हुआ पिता बात कर रहा है, जिसको ठेस पहुंचा है। आज उस स्थिति पर कैसे पहुंच गए गुप्तेश्वर पांडे? किसको एसएमएस किया था और एसएमएस का जवाब नहीं? आप डीजीपी थे सर, आपके एसएमएस पे तो कई सारे लोग आपको जवाब देंगे। कौन है वो व्यक्ति जो आपको जवाब नहीं दे रहा था, वो भी सुशांत मामले को लेकर जांच पड़ताल में? आप बताइए सर आज, और किसके इशारे पर नहीं दिया जा रहा? फोन लगाइए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को। फोन लगाइए कि उनको एसएमएस किया था कि नहीं? फोन लगाइए कि उनको फोन किया था कि नहीं? फोन लगाइए महाराष्ट्र के डीजीपी साहब को, मैं उनसे बात करना चाहता था कि नहीं? फोन लगाइए कि उनको एसएमएस दिया था कि नहीं?
हमारे पास तो रिकॉर्ड है, वो अपने फोन में चेक करें कि रिकॉर्ड है कि नहीं, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, अनप्रोफेशनल हो रहा है, अनइथिकल हो रहा है। आप फोन लगाइए, पूछिए, मेरी बात का खंडन कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इस्तीफा तो दे ही चुका हूं। अगर वो खंडन कर देंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से आकर के उनका पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, पब्लिक डोमेन में हूं और पब्लिक के बीच में रहा हूं। झूठ बोलने का जिसके अंदर इतना नैतिक बल रहेगा वही बोलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। उन्होंने कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक कर दिया। गृह सचिव यहां के बात कर रहे हैं, गृह सचिव से हमने कहा भाई पुलिस वाले तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, एसएस होम, आप एसएस होम से बात करो, वो भी चैनल ब्रेक। वो ये बात करना चाह रहे हैं बिहार से, वहां महाराष्ट्र से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे पास उपाय क्या था, हल्ला करने के अलावा? बोलिए क्या उपाय था? मेरा अफसर क्वारंटीन है, वहां हाउस अरेस्ट है, 4 और अफसर फंसे हुए हैं और रो रहा है, परेशान है, हैरान है, गैर कानूनी ढंग से उसको रखा गया है और कोई वहां का बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई पुलिस का अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिविल का अधिकारी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एसएस होम से एसएस होम नहीं बात कर रहे, क्या करेंगे? किसके दबाव में हुआ होगा? शुरू किया मीडिया बेस्ट। ये बताइए, वहां का राजनीतिक दबाव होगा कि नहीं बात करना है, यह राजनीतिक दबाव होगा। इसके कारण और क्या हो सकता है? आप तो कह रहे हैं परमवीर सिंह पर दबाव था राजनीतिक। एक स्टेट का डीजीपी दूसरे स्टेट के डीजीपी से क्यों नहीं बात करेगा? परमवीर सिंह मुंबई कमिश्नर पर सुशांत के मामले पर राजनीतिक दबाव था आपके हिसाब से? इग्नोर कैसे करेगा? अरे आप क्या सोचते हैं, क्यों कोई हमारा कलीग है वो क्यों हमारा फोन इग्नोर करेगा? क्यों नहीं हमारा एसएमएस लेगा? क्यों नहीं हमसे बात करेगा? क्यों नहीं हमको रिस्पॉन्ड करेगा? क्यों नहीं डीजीपी से बात करेगा? गुप्तेश्वर जी ये बताइए, मुझे इस बात के बारे में बताइए। चैनल ब्रेक हो गया तो मैंने बोलना शुरू किया। ये क्यों नहीं बताते हैं संजय भाई राउत जी? उनको बोलिए कि हमको बोलना इसलिए पड़ा, आक्रोशित इसलिए मैं हुआ, इमोशनल इसलिए मैं हुआ, हमको कि हमारे अफसर को बेइज्जत किया जा रहा है। मैं फोन करना चाह रहा हूं तो सरकार में वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमारे अधिकारी को सीधे बुला करके वहां के पुलिस कमिश्नर बोल देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, अनुसंधान नहीं करने दें, वापस जाइए। हम बुला लेते वापस, हम कोर्ट के रास्ते से आगे। बेइज्जत करना शुरू किया तो मैंने मोर्चा ले लिया। मैं लड़ाकू आदमी, लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचा हूं। आप पता करिए, बिहार में मैं कभी किसी से झुका नहीं हूं, कभी। ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती है, वो संस्कार है, वो जीन है मेरे अंदर। कभी किसी के सामने झुका नहीं सर, ये कहा और न झुकूंगा। ना सर कटा सकता हूं, झुका नहीं सकता। पर गुप्तेश्वर पांडे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी एग्जिट के बाद, मतलब इस सुशांत सिंह राजपूत की पूरे मामले में एग्जिट के बाद अब ये दिशाहीन हो रही है पूरी जांच। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो सीबीआई ने शुरुआत की, अब सीबीआई के बाद एनसीबी आ चुकी है। आज दीपिका पाडुकोन वर्सेस कंगना रनौत हो रहा है, बॉलीवुड के ड्रग एंगल पर चले गए हैं। पहले तो मुझे आप बताइए कि ये जो खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े ए लिस्टर्स के नाम समन किए जा रहे हैं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये मुंबई पुलिस यहां पर भी कुछ दबाव वाला काम हो रहा था, इसलिए दबा रही थी इस मामले को? और दूसरी बात, सुशांत की जो जांच है वो अब किस दिशा में जा रही है आपके हिसाब से? मेरे से मैं सवाल करता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये वजह, मुंबई में कोई ड्रग रैकेट का काम ये नया है क्या? 25 साल से चल रहा है। और क्या ये मुंबई में हॉलीवुड में, ये सॉरी बॉलीवुड में, ये जो ड्रग के पैडलर्स हैं, ड्रग रैकेटियर्स हैं, ड्रग का जो सिंडिकेट है, क्या मुंबई पुलिस को नहीं मालूम है क्या? अगर मुंबई पुलिस को यह बात नहीं पता है तो मुंबई पुलिस देश की सबसे खराब पुलिस मानी जाएगी। अगर पता है कुछ नहीं कर पा रही है तब भी ये खराब पुलिस मानी जाएगी। और पता है और नहीं कुछ कर रही है तो मुंबई पुलिस से सवाल भी होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। आज से है क्या ड्रग का रैकेट है? ये बताइए। अगर मैंने यहां केस नहीं सुशांत का किया होता और मैंने अपनी टीम नहीं भेजी होती तो सुशांत का मामला तो खत्म था, मर गया था, फाइलों से खत्म। 14 को मौत हुई, 21 तक जून तक तो मामला ही खत्म था। जब मैंने यहां मुकदमा कर दिया, टीम भेज दिया, तब पूरे देश में हंगामा शुरू हुआ। और ये ड्रग का रैकेट आपको पता चलता, ये सिंडिकेट पता चलता। रिया जी तो सत्यमेव जयते करके इमोशनल अपील कर ही रही थी और सीबीआई से जांच की मांग कर रही थी। अब बिहार पुलिस गई तो भग गई। गुप्तेश्वर जी आप नहीं आई सामने जी। और जब सीबीआई को केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो वो आज जेल में है, वो इसलिए कि हमने यहां मुकदमा किया था। उसी के चलते ये ड्रग रैकेट का जो खुलासा हुआ है वो इसलिए हुआ कि बिहार में हमने मुकदमा किया था। और ड्रग रैकेट चलने दीजिए, सीबीआई जो जांच कर रही है उसको भी चलने दीजिए। सीबीआई के अपने तरीके हैं, आपको लग रहा है सही दिशा में जांच हो रही है। आखिरी सवाल आपसे चाहता हूं गुप्तेश्वर जी,
हाँ, इन्वेस्टिगेशन वो अपना डिस्क्लोज नहीं जी। करते हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जी। वो काम कर रहे हैं। हालांकि साक्ष्य बहुत नष्ट किए जा चुके होंगे या हो गए होंगे, किस मामले में? लेकिन सुशांत सीबीआई मामले में? तार तार जोड़ करके साक्ष्य जुटाएगी और इंसाफ होगा। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। आपने कई बड़ी बातें बोली है, पर आखिरी सवाल का जवाब दीजिए गुप्तेश्वर जी। आपने कहा है मैं ज्वाइन करूंगा पॉलिटिक्स, आज सवेरे कहा है, 12 सीट से चुनाव का ऑफर भी है। कौन सी पार्टी है जो आपकी विचारधारा को मैच करती है सर? बिहार में अगर देखा जाए, बिहार से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 4-5 ही पार्टी है। अगर गुप्तेश्वर पांडे को अगर किसी राजनीतिक और जाना भी होगा तो कौन सी विचारधारा वाली पार्टी है? राष्ट्रवादी पार्टी होनी चाहिए या वो पार्टी किस तरीके की पार्टी होनी चाहिए, उसका ही बता दीजिए सर, अगर ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स कभी तो। राष्ट्र सबसे ऊपर है सबके लिए भाई। राष्ट्र, सब पार्टियां राष्ट्रवादी हैं, सबके लिए राष्ट्र ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद समाज है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहां कोई दो राय है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के काम के बारे में क्या राय मोदी है? बहुत अच्छे आदमी हैं, देश को एक नया नेतृत्व दिया है। मैं उनका फैन हूं, उनको पसंद करता हूं, उनको लाइक करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। उससे क्या हुआ? लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार का कोई है नहीं। नीतीश कुमार जैसा तो बिहार में कोई है नहीं। बिहार अगर आज यहां तक पहुंचा है तो नीतीश कुमार के कारण पहुंचा है। बिहार में अगर सुशासन है तो नीतीश कुमार के कारण है। बिहार में बिजली है तो नीतीश कुमार के है कारण है। बिहार में सड़क, पुल, पुलिया कुछ भी दिखाई दे रहा है वो नीतीश कुमार के कारण है। आज सीए एनआरसी का जो मूवमेंट चला, 370, 35, त्रिपुल तलाक जैसे मुद्दे आए, एक से एक भीषण स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन बिहार में कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांति विधि व्यवस्था बनी रही। वो माननीय नीतीश कुमार का कमाल है। चलिए, तो आप वैसे तो नाम गुप्तेश्वर पांडे है, पर आपने खुलकर अपनी बात रखी गुप्तेश्वर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पर आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास। देखिए, बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग पूरा एक्सपोज हो रहा है। धर्मा प्रोडक्शन की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज को एनसीबी का समन आ चुका है और कल क्षितिज से एनसीबी करेगी पूछताछ। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने लिया था क्षितिज का नाम, यह हमें सूत्र बता रहे हैं। करण जौहर की पार्टी का वीडियो भी सामने आया था, जिसको लेकर एनसीबी की जांच शुरू हो चुकी है मनजिंदर सिरसा की शिकायत के बाद। तो चलिए एक बार रुक करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सवाल आज मेरा यही है। आगे जाएंगे तो संवाददाता से भी हमारे बात करेंगे मुंबई से, जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बॉलीवुड नशेड़ी गैंग पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। ममता कालिया आपको दिख रही हैं, सीबीएफसी की सदस्य रही हैं। मोहम्मद अली खान है, मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, मेजर भी रहे हैं, रिटायर्ड मेजर भी है आर्मी के। पर इनकी पहचान इस तरीके से भी है कि फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, नसीरुद्दीन शाह के रिश्तेदार भी है, पर उससे उनका कोई फिल्मी करियर आगे नहीं गया है, वो अलग चीज है। पर आपको पृष्ठभूमि बता देनी चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ एडवोकेट ऋचा पांडे है। एडवोकेट ऋचा पांडे एनसीबी और एनडीपीएस एक्ट में माहिरता रखती है और उतनी ही माहिरता आभा सिंह, देश की वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, हाई कोर्ट की लॉयर। और मेरे साथ है प्राची काले, जानी मानी एक्ट्रेस। पर सबसे पहला सवाल, चलिए फिल्मी दुनिया के दो लोगों से ही ले लेते हैं। पहले सवाल आपसे लेता हूं, शाह साहब बताइए, ये एक के बाद एक स्टार लिस्ट के जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, करण जौहर तक भी आंच पहुंच रही है, दीपिका पादुकोण कल सामने होगी, रकुल प्रीत ने आज तो धोखा दे दिया पर कल जाना पड़ेगा। बताइए सर, ये इस थाली में कितने छेद है? जब बता रही थी कंगना तो आपकी बॉलीवुड की लॉबी को बड़ा बुरा लगा, वो तो कंगना पर हमला करने लगी। चलिए बोलिए, अब बताइए। इसमें कोई पर्सनल होने की बात नहीं है, कोई किसी पे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर किसी को बुला रहे हैं सम होने के लिए तो फर्ज बनता है हमारा वहां पे जाके अपनी पेशी देना। इट विल ओनली क्लियर द एयर। जो वातावरण, जो रही है, रवि किशन की बात सच थी या झूठ? कम से कम जो माहौल बन रहा है किसी के खिलाफ किसी के पक्ष में, तो वो जो हवा है वो तो कम से कम क्लियर हो जाएगी कि जो बात है, जो असल बात है, जो हकीकत की बात है, वो सामने आ पाएगी। चाहे फिल्म वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो गैर कानूनी है, वो सेहत के लिए तो हानिकारक है ही है। उसके अलावा जब सेलिब्रिटी कोई लेता है तो वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता है, कई यंगस्टर्स, कई यूथ लोग उनको देखते हैं और उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये बहुत कूल चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, हमें भी करनी चाहिए। मोहम्मद अली शाह, मैं आपकी बात से, मेजर साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पर प्राची अधिकारी, मेरा सवाल आपसे है, प्राची अधिकारी, जब ये सब कल्चर बन चुका है मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये ड्रग्स का, तो इस पर क्लीन अप
होना चाहिए, ना कि कवर अप। पर जया बच्चन कवर अप कर रही थी, रवीना टंडन, कंगना रनौत, रवि किशन जो कर रहे थे क्लीन अप, बोल रहे थे, तो उनके ऊपर असत्य का हथौड़ा चलाया गया। प्राची, देखिए, जया बच्चन जी जब थाली की बात कहती हैं तो मुझे लगता है वो थाली में जो खाना होता है उन्हीं के बच्चों को होता है, बाकी जो छोटा हुआ बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड होता है उनके चापलूसों यानी तापसी और ये स्वरा भास्कर जैसे लोगों को होता है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। और बाकी हमें तो कटोरी और चम्मच भी नहीं मिलते। हम साउथ में यहाँ काम कर रहे हैं, हमने अपने बलबूते पे अपने ना जाने कितनी बातें बड़े प्रोडक्शन से सुनते हुए तब जाके मैंने छोटे प्रोडक्शन में काम किया। इसलिए किस लड़की के पास प्रभुदेवा की अच्छी मूवी आ रही होगी और वो वहां नहीं जाएगी और एक छोटे बजट की मूवी करेगी? क्यों, मैं पागल हूं क्या? अच्छी खासी शक्ल होते हुए मुझे काम नहीं मिल रहा है, अगर किस कारण नहीं मिल रहा है? कॉम्प्रोमाइजेस या उनके साथ ना जाने की वजह से, उनकी वो जो पार्टियां हैं जिसको बड़ी एजेंसी का एक मैनेजर कहता है कि ये पार्टी में अगर तुम शिरकत करो तो इट विल बी वेरी गुड, तुम इनका पार्ट बन जाओगी। और आज नहीं, 8-10 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो ये इस तरह से जब छोटी छोटी लड़कियां आती हैं ये इस तरह की बातें करते हैं। जया बच्चन जी इसलिए कह रही है क्योंकि आई थिंक वो अपने ही किसी घर वाले को एक्सपोज ना होने देना चाह रही हूँ, क्योंकि दिशा सालियान जो थी ऐश्वर्या राय जी की मैनेजर थी। और आपको पता ही होगा जो ये गैलेक्सीज अपार्टमेंट बनाते हैं, कौन बनाते हैं? इम्तियाज खत्री हैं वो बिल्डर जिनके बारे में चर्चा हो रहे हैं, अभी पकड़े गए हैं। आप देखिए अभी तो ये नाम आए हैं, ना जाने कितने लोग एक्सपोज होंगे। और मुझे शिकायत बताया जा रहा है, मैं एक बार रुक एडवोकेट ऋचा पांडे जी का करना चाहता हूं। ममता काले उसके बाद आपके पास आऊंगा। एडवोकेट जी, ऋचा पांडे जी हमें ये बताइए, अब बताया जा रहा है कि पेडलर्स के जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे कई सारे बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के नाम आए हैं, 150 सेलिब्रिटीज भी है, टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस को भी बुलाया जा रहा है, अबिगेल पांडे के बाद अब और 2-3 स्टार्स के निकल के नाम आ रहे हैं। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये व्हाट्सएप चैट पर, 2 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट पर, और यह कहा जा रहा है कि केवल महिलाओं को बुलाया जा रहा है। क्या है इस एनडीपीएस एक्ट का पूरा केस? क्या है एनसीबी के पास? क्या वो काफी है इन लोगों को समन करने के लिए? क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो काफी है, इस सबूत काफी है? पूरा केस जो है, मैं आपको लगातार ये भी बता रहा हूं, चार्जशीट और माफ कीजिएगा एफआईआर जो फाइल हुई है वो कैसे फाइल हुई है, पर आप समझाइए कि क्या केस है दीपिका के खिलाफ, जया साहा, कौन के लोगों के खिलाफ, सारा, श्रद्धा के खिलाफ, समझाइए। बहुत सारी एक्ट्रेसेस उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत से मेल एक्टर या बहुत सारे मैनेजर या बहुत सारे और लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। और आपको जैसे मालूम भी है कि रिया चक्रवर्ती, उसके स्टेटमेंट पे अभी तो सारी सिर्फ इंटरोगेशन हो रहा है, जो सम्मन पहुंचा गया है उनको जो है इंटरोगेशन के लिए भेजा है। और जो है अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट जो है सेक्शन 67 कहता है कि किसी के अगेंस्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसमें पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को बुला के एनसीबी जो है इंटरोगेट कर सकती है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि नहीं साहब सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस इसमें इंडल्ज हैं या सिर्फ इसमें पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री की यही एक्ट्रेसेस इंडल्ज हैं। जो भी जिनके अगेंस्ट आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, आराम से जो है एनसीबी उनके अगेंस्ट जो है सम्मन जारी करके उनको बुला के इंटरोगेट कर सकता है। इंटरोगेशन के बाद वो चार्जशीट देगा, चार्जशीट में जो भी उसमें कल्प्रिट होंगे, जो भी उसमें विक्टिम्स होंगे, सभी कुछ सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पर आभा सिंह, देखिए ऋचा पांडे जी एडवोकेट है, वो कह रही है कि जांच सही दिशा में हो रही है और इसमें कोई भी गैर कानूनी चीज या भेदभाव वाला कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। पर आभा सिंह जी, कुछ लोग फिर क्यों परेशान है? स्वच्छ बॉलीवुड अभियान अगर हो रहा है तो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे कंज्यूमर को क्यों पकड़ते हो, ये फिल्म स्टार्स को क्यों पकड़ते हो, बॉलीवुड के लोगों को क्यों पकड़ते हो? पंजाब में ड्रग्स है, जाओ वहां पर जाओ, ड्रग पेडलर्स के पास जाओ, सप्लायर्स के पास जाओ, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। पर इन पर अगर होती है कार्रवाई स्टार्स पर, तो ये स्टार्स पर कार्रवाई से कुछ लोग परेशान क्यों है? कि अगर स्टार्स ने कानून तोड़ा है तो स्टार्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जितना लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है वही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इस केस की, सुशांत सिंह राजपूत के केस की, जब कानून का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। तो मुंबई में एफआईआर हुई नहीं, बिहार में एफआईआर लिखी गई। जिस डीजी ने बिहार में एफआईआर लिखी वो नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ने चला गया, तो उस बिहार की एफआईआर का वजूद क्या बनता है, उसी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और रही बात मुंबई में, जब सीबीआई और ईडी कुछ पा न सकी तब ड्रग चैट्स पे एनसीबी आई है। अगर एनसीबी इंडिपेंडेंटली रेड करती, रेड हैंडेड पकड़ती, ड्रग्स रिकवर करती तो कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन एनसीबी ने कोई ड्रग्स नहीं रिकवर किए,
कोई इंडिपेंडेंट रेट्स नहीं। ठीक है आभा जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे बस 30 सेकंड में हेडलाइन लेना है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। ममता काले भी रुकी हुई है, उनकी प्रतिक्रिया पहले लूंगा। जो आभा सिंह ने बोला है, क्या राजनीति की जा रही है, क्या फंसाने का काम हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने भी ऐसा आरोप लगाया है। तो सवाल यही है कि हैशटैग बॉलीवुड नशेड़ी गैंग, जिसका पूरा का पूरा एक सेक्युलर सन्नाटा खानदान में, बॉलीवुड के उन खानदानों में जो अक्सर हर विषय पर अपनी बात रखते हैं, पर इस मामले पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। और सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है, विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जिसने रिया को बंगाली ब्राह्मण कहकर उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया, अब उसके सांसद कार्ति चिदंबरम का एक बेतुका बयान सामने आया है। बेतुका बयान यह है कि एनसीबी की कार्रवाई को दीपिका के जेएनयू दौरे से जोड़ दिया है। कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करके जेएनयू जाने की वजह से ही दीपिका को फंसाया जा रहा है। यह कार्ति चिदंबरम का ट्वीट आपके सामने। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी रिया को बंगाली ब्राह्मण कहा था और यह कहा था कि इसलिए फंसाया गया है। ये भूल गए कि पायल घोष भी बंगाली ब्राह्मण है। पर बहरहाल ये तस्वीरें उस समय की है जब जेएनयू गई थी दीपिका पादुकोण, वहां पर वाम दल के कुछ स्टूडेंट से मिलने, आयशी घोष से मिलते हुई। तो अब कार्ति चिदंबरम पी चिदंबरम के सुपुत्र हैं। आमतौर पर ये वेंडेटा और विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कह रहे हैं कि एनसीबी उन्हें विक्टिमाइज कर रही है क्योंकि वो जेएनयू गई थी, क्योंकि ये वॉइस ऑफ डिसेंट है। अनुराग कश्यप भी वॉइस ऑफ डिसेंट थे। रिया चक्रवर्ती पर पेट्रियार्की का उन्होंने कहा कि पेट्रियार्की की वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है और ये उनका लगातार एक नैरेटिव रहा है। मैं अपने मेहमानों की ओर रुख करना चाहता हूं। ममता काले, आप दीपिका को इसलिए प्रताड़ित कर रही हो क्योंकि वो जेएनयू चली गई थी। ये आरोप कार्ति चिदंबरम आप जैसे लोगों पर लगा रहे हैं, सरकार पर लगा रहे हैं, एनसीबी पर लगा रहे हैं। धन्यवाद शाहजाद जी। देखिए, ऐसा है, ये कार्ति चिदंबरम जी और पी चिदंबरम जी अपने आप को बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। ये आजकल बेल में इनके पिताजी बाहर हैं, इनकी बुरी हालत है, ये खुद को बचा लें। ये विक्टिम कार्ड जो ये खेलते आए हैं उसके बारे में बात कर लें तो अच्छा है। जहां तक ये मैडम दीपिका पादुकोण का प्रश्न है, तो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दीपिका पादुकोण की सुंदरता का राज लक्स नहीं, ड्रग्स है। इनके जो खूबसूरत चेहरा है, ये लक्स से नहीं, ड्रग्स से चमकता है। अब देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का तमाम तरीके से इमोशनली भी दोहन किया है। और जो बात की गई है, इन्होंने जो कार्ति चिदंबरम ने बोली है अपने ट्वीट के माध्यम से, शहजाद जी, मैं ये बता देना चाहती हूँ, क्या जेएनयू में जाना उनका सही था? वो भी उस वक्त जिस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी, भारत की राजधानी के अंदर नरसंहार हो रहा था, खून की नदियां बहाई जा रही थी, खून की होली खेली जा रही थी इन लोगों के द्वारा। और वो उड़ करके आती हैं मुंबई से और खड़ी हो जाती है उन लोगों के साथ जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक सेकंड, उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए था कि इनका असली चेहरा क्या है। और ये जो ममता, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, आप बात कर रही हैं, पर दीपिका पादुकोण अभी कोई कन्विक्ट नहीं हुई है, उसको सिर्फ समन गया है। तो ड्रग्स है या लक्स है, क्या है उसकी खूबसूरती का राज, मैं उसमें नहीं जाना चाहता और हम यहां पर जिम्मेदारी से बात रखेंगे। पर मेरा सवाल यह है शाह साहब कि बॉलीवुड में एक कल्चर तो बन चुका है। देखिए, मैं आपको एनसीबी की दोनों एफआईआर स्क्रीन पर उज्जवल मेरे प्रोड्यूसर दिखा रहे हैं। एक एफआईआर 15/20 है, दूसरा एफआईआर 16/20 है। पहली एफआईआर सुशांत से जुड़ती है, रिया से जुड़ती है, उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया है। दूसरी एफआईआर 16/20 जो है बॉलीवुड का जो ड्रग नेक्सस चल रहा है उस पर है और उसमें सारा और श्रद्धा को। पर मेरा सवाल यह है शाह साहब, यह बताइए कि जो ड्रग का कल्चर बन चुका है, क्वान मैनेजमेंट एजेंसी के नाम पर एक ड्रग मैनेजमेंट चल रहा है। जया साहा की चैट्स देख लीजिए, मधु मोंटेरा की चैट्स देख लीजिए, वो वीड और हैश की बातें चल रही हैं, सीबीडी ऑयल सप्लाई कर रही हैं। क्या इस सच से आप अपना मुंह फेरना चाहते हैं जब जया बच्चन और आपकी जो मंडली है और जो खानदान है बॉलीवुड का खानदान, वो चुप रह जाता है, बोलता नहीं, उड़ता पंजाब बनाएंगे, उड़ता बॉलीवुड पर भाग जाएंगे? शाह साहब ये देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है, किसी के लिए भी हो। और जैसे ऑस्ट्रिच होती है ना, कबूतर अगर आंख बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। जो वहां पे हो रहा है वो होगा।
अब हम बात करें अगर कौन कंपनी की या टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की, मैं आपको बताऊं, मैं एक रंगमंच, फौज के बाद मैं रंगमंच से मैं का कलाकार हूं, मैं थिएटर से आया हूं, ठीक है। और मैं भी खुद अपने घुटनों के बल चल के आया हूं, अपने आप स्ट्रगल करी है, ऑडिशन दी है, लाइनों में खड़ा हुआ हूं, और तब जाके मैंने अभी Zee5 पे यारा आई है, अवरोध आई है सोनी लिव पे, अब जाके काफी लंबी स्ट्रगल के बाद एजेंट विनोद, हैदर, बजरंगी नहीं, मैं भाईजान, आपकी स्ट्रगल का मोटर पूरा सम्मान डायरीज, करता हूं, मेजर साहब। कई फिल्मों में छोटे रोल कर मैंने हमेशा आपकी स्ट्रगल का पूरा सम्मान किया है, पर मेजर साहब मेरा सवाल ये है, प्राची इसमें आई है डिबेट में, प्राची जी कम से कम नसीरुद्दीन शाह बोल देते। नसीरुद्दीन शाह ने कई बातों पर अपनी बात को रखा है, कम से कम जो बड़े कलाकार है, प्रथम परिवार है बॉलीवुड के, वो इन यंग लोगों को बचाने के लिए और इनसे इन्फ्लुएंस होने वाले करोड़ों लोगों को बचाने के लिए सामने क्यों नहीं आए? स्वच्छ बॉलीवुड अभियान से परहेज क्यों? प्राची बताइए ना। क्योंकि उनका मुद्दा सिर्फ बीजेपी और आरएसएस है। जब भी कोई ऐसी बात होगी जहां पर देश के पक्ष में बात बोली जाएगी, या आप भी अगर खड़े होंगे और देश के पक्ष में बात करेंगे, तो आपका भी विरोध होगा। यहाँ पर अगर ऐसे गैंग के को फंसाया गया, वहां पर एक जस्टिस फॉर रिया कैंपेन शुरू कर दी। और आप एक बात बताइए, एक अपराधी जो होता है ना, उसका लिंग होता है ना, जाति होती है ना, धर्म होता है। चाहे अब आतंकवादी आ रहा है, तो ये कहेंगे हम कि ये लड़की है तो इसे छोड़ दो, ये आदमी है तो इसे छोड़ दो, ये हिंदू है तो छोड़ दो, ये मुसलमान है तो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है तो छोड़ दो। अरे गोली मारो उसको फांसी में लगाओ। अगर ये खुद अपने मुंह से कह रही है, और वैसे उनको डर लगता है। ठीक है प्राची, मैं आपके ऑडियो को थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं। प्राची, शाह साहब, आप दोनों साथ बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मेरे स्क्रीन पर इस वक्त क्षितिज की तस्वीर दिख रही है, क्षितिज के साथ आयुष्मान खुराना है, पर मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि उसका इस केस से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल वाली फोटो है। पर आभा सिंह इस डिबेट में आइए आप। आभा सिंह, मुझे समझाइए कि जो तर्क दिए जा रहे हैं कि देखिए आप क्यों बुला रहे हैं इन सेलिब्रिटीज को, इनको मत बुलाइए, आप जाके ड्रग्स पंजाब में ढूंढिए, आप जाके ड्रग्स वहां गली नुक्कड़ में हो रहा है, कोई यहां तर्क दे रहा है कि देखिए उत्तराखंड में ड्रग्स होते हैं, वहां पर जाइए, कुंभ मेले में चले जाइए। ये तर्क होता है क्या आज बॉलीवुड की लीडरशिप को और जो लोग इसको लगातार इस पर पर्दा डाल रहे हैं, क्या उनको कवर अप करना चाहिए या क्लीन अप करना चाहिए? आभा सिंह, सरकार से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए कि अगर उनके साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ भी क्यों नहीं हो रहा, उनको छोड़ दिया गया तो मुझे भी क्यों नहीं छोड़ दिया गया। अगर जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो छूट गया। तो इसलिए अगर ये कहना है कि यहाँ पे हो रहा है और जगह नहीं हो रहा है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि एनसीबी बॉलीवुड में भी करे, सब जगह करे। अगर हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स ग्रो की जा रही है, अगर मनाली में भी ड्रग्स ग्रो हो रही है, तो वहां भी रेड करे। अगर उत्तराखंड जैसे आप कह रहे हैं, वहां की जो एविडेंसेज है, लेकिन एनसीबी के ऊपर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एनसीबी का जो मैंडेट है वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स को पकड़ना है, बॉर्डर्स में जो ड्रग ट्रांसफर हो रही है उसको चेक करना है, इंटर स्टेट ड्रग्स को देखना है। एनसीबी की प्रेस रिलीज में उन्होंने खुद कहा कि हम पहली बार इस तरह से कंज्यूमर के एंगल से पहली बार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट चूंकि इस वक्त ऐसी हालात है कि हमको मजबूरन आना पड़ा। तो ये क्या मजबूरी है एनसीबी की कि वो एक कंज्यूमर जो 2 ग्राम 5 ग्राम के हैं उनके केस से शुरू करी। एनसीबी 5 साल से मैं भी जवाब दीजिए। ऋचा पांडे इसका जवाब देंगी, वो भी एडवोकेट है। ऋचा पांडे। हाँ, अभी कहा हमारे को पैनलिस्ट ने कि भाई क्यों कंज्यूमर से क्यों स्टार्ट किया गया, तो मैडम को शायद इतना जानकारी होगा कि जब एनसीबी के पास किसी के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है उनके थ्रू जो है वो मास्टर्स के पास पहुंच सके, या जो लास्ट में है जो वहाँ के सप्लायर्स हैं उनके पास पहुंचने का वो एक लिंक है उनके पास। तो क्या उनसे जो है उनको इंटरोगेशन नहीं करनी चाहिए? क्या एनसीबी गलत प्लेटफॉर्म में काम कर रही है? मैं पूछती हूँ। बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, और जिसके अगेंस्ट में उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसके खिलाफ भी मिल रही है, वो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो बिल्कुल एनसीबी पूछ सकती है। ऋचा, आभा सिंह को जवाब देने दीजिए। आपके साथ कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी हो रही है, पर आभा सिंह जी रिप्लाई कीजिए। बता दिया, अगर कंज्यूमर बोल देते तो कंज्यूमर में बेल हो जाती। कितनी रेप पार्टीज होती हैं, कितने बच्चे आप पेपर में पढ़ते हैं अरेस्ट हुए, लेकिन तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। रिया मामले में तो कोर्ट ने दिया ना, रिमांड तो कोर्ट ने करवाया ना। ममता काले जी, रिया मामले में कोर्ट ने किया ना जो किया, रिया को जेल तो कोर्ट ने भेजा ना, उसमें अब ये इनको विक्टिम दिखाई दे रहा है, रिया से लेकर दीपिका में सबको। जी ममता। देखिए ये ना जब से सुशांत सिंह राजपूत की जी धन्यवाद।
जब से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई है, पूरा बॉलीवुड उसके लिए कभी एक शब्द नहीं बोला, किसी के मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला कि उसको न्याय दिलाया जाए। लेकिन रिया के ऊपर जैसे ही शिकंजा कसा और वो जेल चली गई तो उसके विच हंट की बात इन्होंने करनी शुरू कर दी, #सेव रिया चक्रवर्ती इन्होंने किया। और आभा जी जो बात कर रही है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, इसको आभा जी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यानी कि जो कंज्यूमर है उससे लेकर के ऊपर की तरफ आया जा रहा है। नीचे की जो कड़ी है, प्रथम कड़ी है, जो सेवन करती है नारकोटिक्स का, उसको पकड़ के आप पेडलर से आप जो ड्रग के सारे माफिया हैं वहां तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और ये एनसीबी का काम है, ये भी एनसीबी का काम है। दूसरा, कुछ लोग जो आपने बोला था कि बात कर रहे हैं कि यहां पर ड्रग मिलती है हिंदुस्तान में, वहां पर मिलती है, ये सारे ना कुतर्क दिए जा रहे हैं। एक मोहतरमा थी बॉलीवुड की किसी दूसरे चैनल में, जिन्होंने मुझे बोला कि सीवीडी ऑयल रिया जो है सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए दे रही थी क्योंकि इसका इस्तेमाल बाइपोलर और डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो मैंने उनको पूछा, भाई ये हिंदुस्तान में आपके हिसाब से एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से लीगल है? कहती नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। तो मैं इन सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि भाई हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान की बात कीजिए। यहाँ पर जो है सीवीडी ऑयल एनडीपीएस एक्ट के तहत इलीगल है। आभा जवाब दीजिए। बात करते हैं, सबूत पे जाइए। तो आप कह रही हैं कि एनसीबी बिना सबूत बुला रही है लोगों को? आभा जी, आपका तर्क यह है कि एनसीबी जो कर रही है, जैसे कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि वो एक हिट जॉब कर रही है, यह आपका तर्क है क्या आभा जी? देखिए, ड्रग चैट में कोई ड्रग रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि एनसीबी के पास पावर है। तो 67 अंडर द 67 वो 37 एनडीपीएस एक्ट के तहत वो समन्स भेज रहे हैं। बिल्कुल उनके पास पावर है, बुलाइए। ऋचा पांडे जी से रिप्लाई लेता हूँ। ऋचा पांडे जी, क्या ये हिट जॉब किया जा रहा है जैसे कार्ति चिदम्बरम और अब आभा सिंह बोल रही है? ऋचा पांडे जी त्वरित कमेंट, फिर उसके बाद एक्टर्स के पास। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाम बिल्कुल रिया ने लिया है और नाम सामने आए हैं, चैट सामने आए हैं, इसीलिए सेक्शन 42 लेस करता है कि अरेस्ट ऑफ सच रीजनेबल रीजन टू बिलीव है अगर, तो इसीलिए वो अरेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो समन भेज रहे हैं। और अभी तो समन की स्टेज में, ऋचा जी अभी तो समन की स्टेज में, पर सवाल मैं एक बार फिर से प्राची और मोहम्मद शाह आपके पास आ रहा हूं। मेजर मोहम्मद शाह, मुझे एक बात बताइए कि आज अगर मुंबई पुलिस अपना काम कर देती ना, तो एनसीबी को अंदर घुसना ही नहीं पड़ता इस मामले में। मुंबई पुलिस सुशांत में अपना काम करती, मुंबई पुलिस दिशा की मौत में अपना काम करती, या मुंबई पुलिस इस महा ड्रग अघाड़ी को तोड़ने का काम करती, तो एनसीबी को इंटरनेशनल रैकेट छोड़कर ये स्टार्स कौन से ड्रग्स ले रहे हैं और कहां से ले रहे हैं उसमें जाना ही नहीं पड़ता। सही बोल रहा हूं ना शाह साहब? समन में और अरेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। मैं एग्री करता समन मतलब आपको बुलाया पूछताछ के लिए, आपको बुलाएंगे, ठीक है। अरेस्ट मतलब सीधा आपको जेल में बंद कर देंगे। और जो आपको बोला, आपने शाह भाई आपने बिल्कुल सही बोला एक तरीके से। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि चाहे उनके पास पावर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं। आप बुलाइए, पूछताछ करिए। अगर रिकवरी ना हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर शक किसी पे होता है और अगर आप अपनी छानबीन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें। सर मैं सवाल, प्राची मेरा सवाल बॉलीवुड के उन धृतराष्ट्रों से है जो आज देखो देश में इंटॉलरेंस बढ़ता है तो वो बोल जाते हैं, पर आज बॉलीवुड में जो इस तरीके का माहौल बना है, ड्रग का तमाशा चल रहा है, तो उस पर चुप है। ये बॉलीवुड के धृतराष्ट्र कब बोल पड़ेंगे प्राची? जब सारे बड़े कलाकार इसमें लिप्त हो, बड़े खान नेटफ्लिक्स का इसमें खुलासा हो रहा हो, जौहर का नाम आ रहा हो, उनको समन भेजे जा रहे हो, इतने लोगों को भेजे जा रहे हैं जो A+ लिस्टर्स हैं, A+ कहूंगी इनको। तो ये वो हैं जो बड़ा निर्धारित करते हैं कि दूसरे का क्या होगा, किसको करा जाएगा, किसको नहीं करा जाएगा, जो एजेंसीज के कवर के नाम पर एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाएंगे और नेक्सस चलाएंगे, माफिया नेक्सस चलाएंगे, बुली करेंगे, ड्रग्स देंगे, उसको बेचेंगे। एक तरफ ये कलाकारों को पैसा देंगे, दूसरी तरफ कलाकारों से पैसा लेंगे ड्रग्स की आदत डलवा के। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो कैसे करेंगे? आप इतनी पार्टीज में देखते हैं कौन कौन होता है, तो अपने बच्चों को ही लोग बचा रहे हैं, ममता काले वालों को बचा क्यों बोलेंगे? ममता काले, पर अब एक मंडली बोल रही है कि कल किसानों का प्रोटेस्ट है और किसानों से प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए दीपिका को समन किया गया है, तो इसका मतलब दीपिका को अब कल समन ना करे। मतलब मुझे इनके तर्क समझ में नहीं आते। किसी की हैश वाली विश मिली है तो उससे सवाल ना पूछा जाए, किसानों का प्रोटेस्ट है कह रहे हैं। मतलब अगर कोई कत्ल कर देता है तो किसानों का प्रोटेस्ट होगा तो कत्ल की जांच नहीं होगी। असल में बिल्कुल
ये बात इन लोगों की ये हो जाती है ना कि जब इनके पास कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए तो ये कुतर्क पर उतर आते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। कुछ काम धाम है नहीं, किसानों के लिए पूरी जिंदगी खुद किया नहीं है, किसानों की परिभाषा तक तो पता नहीं है। अब किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके ये उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके द्वारा महाराष्ट्र के अंदर भी जो इनकी मिली जुली झोल झपाटे की सरकार चल रही है ना, उसके भी बहुत बड़े हाथ हैं इनको बचाने में। और न जाने इन अभिनेताओं के साथ कुछ राजनेता भी हो, कोई भरोसा है, कोई पता है? आप सोचिए ना कि ये लोग डे वन से रिया को बचा रहे थे, सुशांत की मौत को के पर्दे नहीं खोल रहे थे, तो कोई ना कोई कारण तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ध्यान तो आप लोग भटका रहे हो। आभा जी, क्या किसी को बचाने और भटकाने के लिए आप लोग ये पैतरा नहीं खेल रहे? एनसीबी को लाके शिवसेना को परेशान करे ताकि सरकार गिर जाए और बीजेपी दोबारा अपना मुख्यमंत्री बना सके। ये सब जो है सबको दिख रहा है, सब समझ रहे हैं। और मैंने कहा ईडी ने शरद पवार को बुलाया था, बीजेपी की सरकार चलेगी महाराष्ट्र से। और आप एनसीबी जो है अगर आम आदमी को हैरेस करेगी तो देश की जनता भी चुप नहीं बैठेगी। आभा सिंह जी, तो मतलब मोदी विरोध करना एक लाइसेंस है क्या? मतलब मोदी विरोध में फिर आप यौन शोषण भी कर लो, सवाल नहीं पूछे जा सकते। आप मोदी विरोध में ड्रग्स ले लो, आपसे सवाल नहीं पूछे जा सकते। क्या मोदी विरोध करना एक लाइसेंस बन चुका है? कुछ भी करो, फिर मोदी विरोध की पंक्ति में खड़े हो जाओ, फिर आपसे कोई सवाल पूछे तो बोलो इंटॉलरेंस, डिसेंट की आवाज को रोका जा रहा है। ये एक नया लाइसेंस है, मैं भी कर लेता हूँ फिर। आप कहीं जाओ मत। और दूसरी बात रही, जैसे कि हमारे नहीं मोहम्मद शाह, मोदी विरोध के नाम पर ड्रग्स चलेगा, यौन शोषण चलेगा, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी विरोध करेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड। सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में हैं और बाकियों की तरह, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था, उनसे कई दफा मिल चुका था, तो मैं खुद पूरे देश की तरह जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, सच क्या है आखिर। ये सवाल आपके बड़े बुजुर्ग बॉलीवुड में पूछते ना मुंबई पुलिस से, पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा? थाली में छेद मत करो ममता काले। और लेट मी टेल यू, हर बिल्कुल। और कौन सी थाली की ये लोग बात कर रहे हैं? कौन सी थाली? मुझे ये समझ में नहीं आता है। तब इनकी थाली में छेद नहीं होता है जब ये हवाला का पैसा इस्तेमाल करते हैं बॉलीवुड के अंदर, जब ये अंडरवर्ल्ड का पैसा इस्तेमाल करते हैं, जब ये दाऊद का पैसा इस्तेमाल करते हैं, जब ये पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल करके अपनी बॉलीवुड चलाते हैं, अपनी फिल्में बनाते हैं, तब इनकी थाली में छेद नहीं होता है। और थाली इनकी थोड़ी ना है, थाली में तो ये हमारी छेद करते हैं, थाली में तो ये देश की छेद करते हैं। हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर ये जहां है वहां पर है, उसके बाद हमें ही आके दिखाते हैं। मतलब कैसे कुतर्क और कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं ये लोग। सवाल यही है ममता, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के लिए समय इतना ही था। शुरुआती दौर में गुप्तेश्वर पांडे से बात हो रही थी तो समय थोड़ा कम था, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि बॉलीवुड में अगर एक गैंग्स ऑफ गांजापुर चल रहा है, तो अगर उस पर एनसीबी की रेड पड़ रही है, तो फिर बाकी के लोग इतने परेशान क्यों? उल्टा बॉलीवुड के खानदान को तो आगे आकर बोलना चाहिए कि ये कमी है, ये खराबी है। कंगना रनौत, रवि किशन, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए इसको सुधारते, इन नालियों को साफ करते हैं। पर यहां पर तो कुछ और ही चल रहा है। आज के लिए बस इतना।